जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। AIMIM इंडिया अलायंस यानी गठबंधन को धमकी देते हुए उत्तर प्रदेश में 5 सीटों की मांग कर रही है। ऐसा न करने पर 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी करी जा रही है। कुल मिलाकर सियासी तमाशा यह है कि असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुछ सियासी जानकारों के मुताबिक अगर उत्तर प्रदेश में अलायंस ना होने पर AIMIM ऐसा करने की तैयारी में है, तो अपोजिशन पार्टीज को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ग्राउंड से आ रही तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुसलमान ज्यादातर सभी अपोजिशन पार्टी से नाराज हैं और साफ साफ इन सियासी पार्टी से दूरी बनाने की बात कर रहे हैं। पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनाव में मेरठ में AIMIM उम्मीदवार अनस ने 1,28,000 के तकरीबन वोट हासिल करे थे, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान की पत्नी दूसरे नंबर की जगह तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी और AIMIM दूसरे नंबर पर थी। अब सवाल ये उठता है कि इस पर ऑपोजिशन पार्टीज को भी गौर करना चाहिए कि जब वो बीजेपी से आने वाले ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन कर सकते हैं, बीजेपी के नेताओं को अपने दलों में शामिल कर सकते हैं, तो फिर AIMIM से गठबंधन क्यों नहीं कर सकते हैं? जबकि AIMIM कभी भी बीजेपी के साथ खड़ी नहीं दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ जो सियासी दल बीजेपी के साथ थे, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर बन चुके हैं। अब तो ये भी खबर है कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के ही फॉर्मर विधायक आदिल शेख बासपा से अखिलेश यादव के सामने उम्मीदवार बनाए जाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी आजमगढ़ में अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को साफ तौर पर वार्निंग देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नगीना, आजमगढ़, मुरादाबाद, संभल और आंवला ये 5 लोकसभा सीटें दी जाए, नहीं तो वो 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। ऐसे देखा जाए तो दो बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़कर कुछ खास हासिल नहीं कर पाए हैं असदुद्दीन ओवैसी और ना ही निकाय चुनाव में लड़कर कोई फेरबदल कर पाए हैं। पर अब कुछ जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक जितने भी चुनाव ओवैसी की पार्टी ने लड़े हैं, 1-2 जगह को छोड़कर सब जगह से सिर्फ 2,000 से 3,000 तक ही वोट उनको मिला है। दरअसल हकीकत यही है कि इस मुल्क का मुसलमान ही कम्युनल सियासत को भुगत रहा है और वो ओवैसी की सियासत को खुलकर अपनाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। जबकि दूसरी तरफ अगर द सो कॉल्ड टॉलरेंट सोसाइटी की बात करें, तो तमाम तरह के एग्जाम्पल्स इस सो कॉल्ड टॉलरेंट सोसाइटी के मौजूद हैं, जहां एक मुसलमान शख्स सुरंग में फंसी जिंदगियों को मौत के मुंह से निकाल कर लाया था, लेकिन बर्बादी, नफरत और डिस्ट्रक्शन की सियासत ने उसका भी घर जमींदोज कर दिया। सियासत इस कदर अवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मे दान करती है। दोस्तों, वकील हसन को 41 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इनाम के तौर पर उनको बेघर कर दिया गया है। अब उनके बीवी बच्चों के पास सर छुपाने के लिए सिर्फ कुदरत का आसमान ही बचा है। मानना पड़ेगा सरकार की दरियादिली को, जिसने इतना बड़ा इनाम दिया है। 12 नवंबर 2023 के दिन उत्तराखंड के सिल्क यारा में एक सुरंग बन रही थी। सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से 41 मजदूर उसमें अंदर फंस गए थे। 17 दिनों तक ये मजदूर उस टनल में फंसे रहे। पहले ऑगर ड्रिलिंग मशीन से खुदाई का काम करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी।
एक ऑगर ड्रिलिंग मशीन दिल्ली से एयरलिफ्ट करी गई थी। जब इससे बात नहीं बनी तो इंदौर से एक दूसरी ऑगर ड्रिलिंग मशीन मंगवाई गई, लेकिन कामयाबी फिर भी नहीं मिली। अल्टीमेटली 25 नवंबर 2023 को मैनुअल ड्रिलिंग शुरू करी गई। सिल्क यारा बारकोट सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई। इस टेक्निक को करने वाले रैट माइनर्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो चूहे की तरह बिलनुमा गहरी खुदाई कर लेते हैं। इन मजदूरों ने 21 घंटे के अंदर 10 से 12 मीटर तक हाथों से खुदाई कर डाली। इस रास्ते से 41 फंसे हुए मजदूर बाहर निकले, जहां 17 दिनों से फंसे वो लोग अपने परिवारों से मिल पाते इससे पहले पीएम मोदी से वीडियो पर मिलने के लिए रोक लिए गए। जिन मजदूरों ने अपने हाथ से खुदाई करके इन 41 लोगों को बाहर निकाला, उनकी खूब तारीफ हुई, इनाम वगैरह भी दिए गए। इन रैट माइनर्स में से एक थे वकील हसन। उन्हें बीजेपी सरकार ने 41 लोगों की जान बचाने के लिए सबसे बड़ा इनाम दिया। दिल्ली में खजूरी खास में उनका डीडीए का एक घर था, उसको 2 दिन पहले बुलडोजर से ढा दिया गया। वकील हसन की वाइफ ने थैंक यू मोदी जी कहा है। दरअसल दोस्तों, नए भारत में नेताओं की एक्सटर्नल सोल बेहद सेल्फ ऑब्सेस्ड, ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट यानी घमंडी हो चुकी है। सही मायने में बहुत हद तक मूडी भी है। न ठीक से सौदेबाजी कर पाती है, न जमकर बेईमानी और ना ही खुलकर नंगापन कर पा रही है। जबकि इस मामले में अंतरात्मा का कोई तोड़ नहीं है। अंतरात्मा ना सिर्फ दूरदर्शी है बल्कि बेहद चालाक भी है। ये मौके पर चौका मारने और वक्त की चाल से आगे दौड़ लगाने में महारत रखती है। बिना एक्सटर्नल ईगो मिटाए और अंतरात्मा जगाए ना तो मोह की प्राप्ति हो सकती है और ना ही मोक्ष की। आखिरकार जब भी नेताओं की अंतरात्मा मन को कचोटना खुरचना शुरू करे तो समझ लो अच्छे दिन आ गए हैं। बस बंदर गुलाटी मारने का प्रैक्टिस फौरन शुरू करने वाला है। खैर, असदुद्दीन ओवैसी ने डीडीए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा है, डीडीए ने नोटिस तक नहीं दिया, बुलडोजर तब चलाया गया जब वकील के बच्चे उनके घर पर अकेले थे। वकील और उनके साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 41 लोगों को बचाया था। उन्होंने आगे लिखा है कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में वकील हसन को नेशनल हीरो का दर्जा दिया जाता, पर शायद उनका नाम वकील हसन है, इसीलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर, एनकाउंटर वगैरह मुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ रैट माइनर वकील हसन का घर गिराए जाने पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने वकील हसन की वाइफ का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तर काशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी। तब अपने प्रोपेगेंडे के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई थी, और जब प्रोपेगेंडा खत्म हो गया तो अब उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया गया और उनका घर तोड़कर उनके बच्चों के सर से छत छीन ली गई। गरीबों का घर तोड़ना, उन्हें कुचलना, टॉर्चर करना और बेइज्जत करना, ये नाइंसाफी ही बीजेपी के इनजस्टिस पीरियड यानी अन्याय काल की सच्चाई है। जनता इस नाइंसाफी का जवाब जरूर देगी। दोस्तों, बात मुसलमानों के साथ हो रहे इनजस्टिस की हो रही है तो एक और ताजा एग्जाम्पल आप लोग के सामने रख दूं। अजमेर की टाडा अदालत ने 1993 के मुंबई, सूरत, कानपुर बॉम्ब धमाकों समेत दूसरे आतंकवाद के मामलों में अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को कल 31 साल बाद बरी कर दिया है। सीबीआई ने अब्दुल करीम को हमलों का मास्टरमाइंड बताया था, लेकिन अब अदालत ने सबूत न होने के चलते बेगुनाह करार देते हुए तमाम इल्जामों से उन्हें बरी कर दिया है। ये दोनों तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो अब्दुल करीम टुंडा की हैं। पहली तस्वीर 2013 की है जब करीम को गिरफ्तार किया गया था, और दूसरी तस्वीर कल की है जब अदालत ने उन्हें इस हालत में बरी किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीबीआई और दूसरी एजेंसियां करीम के 31 साल खा चुकी हैं। वो जब जेल गए थे तो अपने पैरों पर चलकर गए थे, लेकिन जेल से रिहा अपने पैरों पर नहीं बल्कि व्हील चेयर के जरिए होंगे, क्योंकि इस वक्त अब्दुल करीम की उम्र 80 साल हो चुकी है। फर्जी गिरफ्तारियों पर रोक इसलिए नहीं लगती क्योंकि किसी भी मामलों में फर्जी गिरफ्तारी करने वाला कोई भी ऑफिसर पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। फर्जी गिरफ्तारी करने पर ऑफिसर्स की जवाबदेही तय नहीं करी जाती।
जिस दिन ऑफिसर्स की जवाबदेही तय कर दी जाएगी, उस पर कार्रवाई का हुक्म हो जाएगा, फर्जी गिरफ्तारियां और नाइंसाफी फौरन बंद हो जाएंगे। वैसे अब्दुल करीम टुंडा के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसके लिए बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने अपनी पिछली सरकारों में मुसलमानों को यही दिया है। इस तस्वीर को बहुत सारे लोग पहचान रहे होंगे। तमाम लोग ये तस्वीर हो सकता है पहली बार देख रहे हों। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि ये अब्दुल करीम टुंडा हैं। 90 के दशक में मुल्क में होती हर आतंकवादी वारदातों में अब्दुल करीम टुंडा का नाम होता था और हर मामले में 30-35 साल की मुकदमेबाजी के बाद अदालतों ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। अजमेर की टाडा कोर्ट ने 1993 में हुए सिलसिलेवार ब्लास्ट में भी अब्दुल करीम टुंडा को बाइज्जत बरी कर दिया है। सोचिए जरा, इन पर हुआ मीडिया ट्रायल, खूंखार आतंकवादी बताते हुए टुंडा को कैसे मीडिया ने पेश किया कि हर मुसलमान इस देश में आतंकवादी जैसा दिखने लगा था। सोचिए कि टुंडा ने पिछले 31 सालों में क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। पुलिस का इंटरोगेशन, थर्ड डिग्री टॉर्चर, जेल और सोसाइटी की नफरत। मौजूदा नए भारत की बात अगर छोड़ भी दें तो भी ये एक कड़वी हकीकत है कि कांग्रेस ने अपनी पिछली सरकारों में मुसलमानों को बस यही सब दिया था। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या तो इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक, यानी पेट्रॉन और मेंबरशिप, दोनों का ही लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे एक्स यानी ट्विटर पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।